Hello everyone, welcome to EduTap. So as you all know, we have started a new series in which we are going to cover the whole component of PPP within 25 lectures. So in these lectures, we'll be covering the content as well as the MCQs also. And Monday to Saturday हम lectures discuss करेंगे और Sunday को उस पूरे हफ्ते हमने जो भी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड अराउंड 50 MCQs डिस्कस करेंगे. सेम ऐसी सीरीज जो है हमारी IANFS एग्जाम कंपोनेंट के लिए भी चल रही है और AFM के लिए भी सेम ऐसी सीरीज हमने स्टार्ट की है. तो अभी हम दो चैप्टर्स करेंगे. पहला चैप्टर जो अभी हम कवर कर रहे हैं दैट इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स. तो एक लेंडिंग जो चीज है बैंक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां से बैंक का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है. तो जो लोन्स हैं, जो लोन्स एक बैंक प्रोवाइड करता है उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होंगे, उनके बारे में बात करते हैं. पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है एडवांसेस पे, यानी कि जो भी लोन्स वगैरह बैंक देता है वो इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेटेड है. आरबीआई सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है कि कैसे आपको इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करना है एज अ बैंक लोन प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन एग्जैक्टली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है ये बैंक टू बैंक डिफर करता है. जो बैंक्स हैं अपने आप डिसाइड करते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डीरेगुलेटेड है. इनिशियली हमारे पास क्या था, प्राइम लेंडिंग रेट था एज एन इंटरनल बेंचमार्क. फिर बैंक्स ने अडॉप्ट किया बेस रेट सिस्टम. फिर आया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस लेंडिंग रेट MCLR, ये भी एक इंटरनल बेंचमार्क था. अब आरबीआई इनकरेज कर रहा है स्विचिंग ओवर टू एक्सटर्नल बेंचमार्क. तो अब हम सारे अलग अलग टाइप के रेट्स की बात करेंगे. देखिए बहुत सी चीजें बहुत टेक्निकल है, वो करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ना है उतना हम पढ़ेंगे. बहुत ज्यादा बेसिक्स फॉर्मूलाज उन सब चीजों में हम नहीं जाएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं बेस रेट सिस्टम की. तो रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप जो है ऑन बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, उसने रिव्यू किया था BPLR सिस्टम. इसके चेयरमैन थे, वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे दीपक मोहंती. और बेस रेट सिस्टम ने BPLR सिस्टम को रिप्लेस किया था जुलाई 1, 2010 में. हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया ना, पहले प्राइम लेंडिंग रेट था तो इसे बेस रेट सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया था जुलाई 2010 के अंदर. लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें थी, काफी चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, डिफरेंट रेट्स अलग अलग सेक्टर्स को अप्लाई किए जा रहे थे, इसीलिए फिर इसे भी रिप्लेस किया गया था. तो बेसिक जो नॉर्म्स हैं बेस रेट सिस्टम के, इसमें क्या है, all floating rate rupee loans sanctioned and renewed between July 1, 2010 and March 31, 2016 ये प्राइस किए गए थे बेस रेट पे. जितने भी लोन सैंक्शन हुए हैं जुलाई 1, 2010 और मार्च 31, 2016 वो किस रेट पे चार्ज हुए हैं, बेस रेट सिस्टम पे. हर बैंक का एक ही बेस रेट हो सकता था. बैंक्स फ्री टू कैलकुलेट थे कि वो अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को किस बेसिस पे कैलकुलेट करें, चाहे एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स पे कैलकुलेट करें, चाहे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पे कैलकुलेट करें, या जो भी मेथोडोलॉजी उस टाइम पे प्रचलन में थी उसके बेसिस पे वो अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट कर सकते थे. क्योंकि जो भी फंड्स बैंक देता है लोन के तौर पर, उनको भी कोई कॉस्ट पड़ती है उस पैसे की, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनमें से किसी भी मेथड से कर सकते थे. लेकिन वो मेथड रीजनेबल होना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, कंसिस्टेंट होना चाहिए था. और अगर कोई भी अथॉरिटी उसे रिव्यू करने की बात करती तो रिव्यू करने के लिए भी वो अवेलेबल होना चाहिए था. अगर ICICI बैंक है, उसकी मर्जी थी बेस रेट सिस्टम के अंदर चाहे एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के हिसाब से कैलकुलेट करे अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स, चाहे मार्जिनल कॉस्ट, या जो भी तरीके से करे, लेकिन वो कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट, रीजनेबल होना चाहिए था एंड अवेलेबल टू स्क्रूटनी होना चाहिए था. और बेस रेट मेथोडोलॉजी को रिव्यू नहीं करना था एटलीस्ट 3 साल के लिए. जिस टाइम फाइनलाइज हुआ बेस रेट मेथोडोलॉजी, 3 साल तक उसका कोई भी रिव्यू नहीं होना था. अब जुलाई 2012 में ये बोला गया कि कुछ कैटेगरीज ऑफ लोन्स ऐसी होंगे जिनकी जब आप कॉस्टिंग करते हो, जब आप उनकी प्राइसिंग करते हो, तो आपको बेस रेट की रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है. तो कुछ ऐसे लोन्स हैं जिन पे जब हम इंटरेस्ट रेट वगैरह कैलकुलेट करते हैं वहां पे बेस रेट का रेफरेंस लेने की नहीं जरूरत है. DRI एडवांसेस, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो एडवांसेस हैं उनमें,
अगर बैंक अपने ही कोई एम्प्लॉयज को इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज को कोई लोन वगैरह देता है, उसमें भी बेस रेट को देखने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक अपने ही डिपॉजिटर्स को उनके ही डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन देता है, मेरे पास अगर एफडी मैंने बैंक में करा रखी है, उसी एफडी के अगेंस्ट अगर मैं लोन लेती हूँ, तो वो वहां पे फिर बेस रेट को देखने की जरूरत नहीं है, रेफर करने की जरूरत नहीं है। जहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है वहां पे भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। जहां पे रीफाइनेंस अवेल किया गया है वहां पे भी बेस रेट का रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। बेस रेट को बैंक रिव्यू करता है क्वार्टरली इंटरवल्स पे, और सारे जो रेट्स हैं ये पब्लिक होने चाहिए। और इन लोन्स के अलावा, ये जो हमने 5 टाइप के लोन बताए हैं, इनके अलावा कोई भी ऐसा लोन नहीं होगा जो बेस रेट से कम पे चार्ज किया जाएगा। हमेशा बेस रेट ही लिया जाएगा इन लोन्स के अलावा, अगर कोई भी और लोन होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द बेस रेट सिस्टम द बेस रेट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द बैंक इटसेल्फ, आईआईबीएफ। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि चाहे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स ले लो, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स ले लो, कि आरबीआई सिर्फ एक बेसिक बता देगा आपको, लेकिन असल में बेस रेट कितना होगा ये बैंक खुद से ही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, which of the following category of loans could be priced without reference to the base rate या below the base rate? इनमें से कौन से ऐसे लोन्स होंगे जो बेस रेट या बिलो बेस रेट हम उन्हें प्राइस कर सकते हैं? तो डीआरआई एडवांसेस यस कर सकते हैं। लोन्स टू बैंक्स ओन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज यस। लोन्स टू बैंक डिपॉजिटर अगेंस्ट देयर ओन डिपॉजिट्स यस। डिपॉजिटर हु आर लॉयल कस्टमर्स, ये तो कहीं पे आया ही नहीं पॉइंट, लॉयल होने का बेस रेट से कोई लेना देना नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। लॉयल्टी का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम स्विच कर गए थे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट पे। तो पहले वाले सिस्टम को हटा के हम क्या लेके आ गए कमर्शियल बैंक्स के लिए एमसीएलआर। एमसीएलआर इंप्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2016 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने जो कैलकुलेट करना है एज बैंक लोन्स पे, उसके लिए एमसीएलआर यूज करना शुरू कर दिया। ये एक इंटरनल रेफरेंस रेट था बैंक्स के लिए, जिससे वो डिसाइड करते थे कि कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है हमने। तो ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक्स, सब पे अप्लाई होता है। तो एमसीएलआर कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द लोन टेनोर, यानी कि कितने समय में बोरोवर हमें हमारा पैसा लोन का वापस करने वाला है, उसके बेसिस पे एमसीएलआर डिसाइड होता है। इंटरनल इन नेचर होता है ये। और द बैंक डिटरमिन्स द एक्चुअल लेंडिंग रेट बाय एडिंग द एलिमेंट स्प्रेड टू दिस टूल। एक्चुअली कितने परसेंट पे हम लोन देने वाले हैं, उसमें मल्टीपल चीजों को काउंट करके फिर डिसाइड किया जाता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, आरबीआई ने बोला है कि बैंक को अपना मिनिमम लोन रेट या फिर एमसीएलआर अलग अलग टेन्योर्स का मंथली बेसिस पे पब्लिश करना है। हर एक बैंक को अपना जो भी मिनिमम लोन रेट होगा उसका, या जो भी उसका एमसीएलआर होगा अलग अलग टेन्योर्स के लिए, कि इतने टाइम का लोन है तो इतना रेट लगेगा, इतने टाइम का लोन है इतना रेट लगेगा, वो मंथली उसे पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था अप्रैल 1, 2016 से पहले, या तो वो बेस रेट सिस्टम पे चल रहे थे या बीपीएलआर सिस्टम पे चल रहे थे, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि अगर उन्हें लगता है कि हमें एमसीएलआर रेट पे स्विच करने का फायदा मिलेगा तो वो शिफ्ट कर सकते थे। मान लो मैंने लोन लिया था 2015 में, मेरे को तो बेस रेट पे लोन मिला था, अब आ गया है एमसीएलआर, तो मैं चाहूं तो मैं एमसीएलआर पे शिफ्ट कर सकती हूं अगर मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल है, तो शिफ्टिंग करना अलाउड है। इवन जो जो हमारे एफसीएनआर डिपॉजिट्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी कोई रुपी फॉर्म में लोन लेता है, उसमें भी ये एमसीएलआर वाला रेट ही चलता है। ठीक है, और एमसीएलआर रिजीम इंटरेस्ट जो है ये सारे एडवांसेस में मंथली रेस्ट पे चार्ज किया जाता है। और लेकिन जो एग्रीकल्चरल एडवांसेस हैं या फार्मर्स को जो एडवांसेस दिए जाते हैं उनके रेट डिटरमिन किए जाते हैं रिस्पेक्टिव नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। तो जब हम एमसीएलआर की बात करते हैं तो एमसीएलआर की वैल्यू में क्या क्या आता है? पहली बात तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, या फिर और ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनोर प्रीमियम। तो एमसीएलआर कंप्राइजेज ये 4 चीजों के नाम आपको याद करने हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट
और टेनोर प्रीमियम, इनके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। देखो, अब अलग अलग लोन्स का अलग अलग पीरियड के लिए होता है। कोई लोन 3 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए। जितना ज्यादा लोन का पीरियड होता रहता है उतना ज्यादा रिस्क रहता है। अगर 1 साल का लोन है उसमें रिस्क कंपेयर टू 5 साल वाले लोन में कम होगा, 5 साल वाले में रिस्क ज्यादा होगा। तो ये रिस्क को कवर करने के लिए बैंक जो प्रीमियम चार्ज करता है उसे टेन्योर प्रीमियम बोला जाता है। यहां हमने पढ़ा ना टेन्योर प्रीमियम, MCLR में टेन्योर प्रीमियम आता है। तो ज्यादा लंबा टाइम के लिए लोन है, ज्यादा रिस्क है, तो उसके लिए जो बैंक प्रीमियम चार्ज करता है अपने बोरोवर से उसे टेन्योर प्रीमियम बोला जाता है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या होंगे बैंक के? पैसा रेज करने का कॉस्ट, इसमें जो कॉस्ट ऑफ हम रेजिंग फंड्स होंगे इसमें हम वो वाली कॉस्ट नहीं ऐड कर रहे जो हम एज सर्विस चार्ज अपने कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने आपको लोन दिया है, मैं बैंक हूं, मैंने आपको लोन दिया है, तो मेरा उन फंड्स को रेज करने का क्या कॉस्ट है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, नेगेटिव कैरी ऑन ऑफ CRR क्या होगा? नेगेटिव कैरी ऑन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, जहां पे जो एक्चुअल रिटर्न है, नेगेटिव कैरी ऑन कब अराइज होता है? व्हेन द एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। एक्चुअल रिटर्न जो मिल रहा है वो लेस देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स है। ठीक है, इसके बाद बैंक्स जो हैं वो पब्लिश करते हैं एटलीस्ट 5 MCLR, ओवरनाइट MCLR, 1 मंथ वाली, 3 मंथ वाली, 6 मंथ एंड 1 ईयर। तो बैंक्स 5 MCLR पब्लिश करता है। अब एग्जम्पशंस के लिए मिली हुई है बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट से। व्हाट आर द एग्जम्पशंस फ्रॉम द बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट? जो भी लोन्स कवर होते हैं गवर्नमेंट की किसी स्कीम के अंडर, ठीक है, वेयर इन बैंक्स हैव टू चार्ज इंटरेस्ट रेट एज पर द स्कीम। अब देखो, नॉर्मली तो हम अपना MCLR वगैरह के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, लेकिन कहाँ पे एग्जाम्पशन मिली हुई है? अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर कोई लोन दे रहे हैं हम, और गवर्नमेंट ही हमें बता रही है कि यहाँ पे 4% के हिसाब से लोन देना है, तो उसमें फिर हम नहीं ना डिसाइड कर सकते इंटरेस्ट रेट, वहां पे गवर्नमेंट हमें बता रही है, तो ये एग्जाम्पशन है। उसके अलावा जो भी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है, फंडेड इंटरेस्ट लोन है, जो कि रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज का पार्ट होते हैं। जब एक कंपनी को कुछ दिक्कत आ जाती है तो फिर वो रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज जब उन्हें बैंक प्रोवाइड करता है और वर्किंग कैपिटल टर्म लोन वगैरह देता है, वहां पे भी ये एग्जाम्पशन मिलती है। कोई भी लोन्स जो गवर्नमेंट की रीफाइनेंस स्कीम के अंदर दिए गए हैं और एनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जहां पे बैंक उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं जितना स्कीम में बोला है, तो ऐसी जगहों पे तो ऑब्वियसली एग्जाम्पशन है, सरकार जितना बोलेगी उतना ही है। इवन जो एडवांस दिए गए हैं बैंक्स के डिपॉजिटर्स को उनके डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, मैंने अपनी ही FD के अगेंस्ट लोन लिया है, वहां पे भी ये बेंचमार्क बेस्ड रेट इंटरेस्ट रेट मुझसे नहीं चार्ज किया जाएगा, कोई और इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अपने ही एम्प्लॉयज को, बैंक के अपने एम्प्लॉयज को जो देते हैं लोन्स, वहां पे भी बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट से एग्जाम्पशन मिलती है। जो CEOs होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनको जो लोन दिया जाता है, लोन्स लिंक टू मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क, अगर ऐसा लोन है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा? एक्सटर्नल बेंचमार्क, मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है, वहां पे भी एग्जाम्पशन मिलती है। ऐसे फिक्स्ड रेट के लोन जिनका टेनोर फिक्स्ड रेट के लोन है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और टेनोर 3 साल से ऊपर का है, वहां पे भी एग्जाम्पशन मिलती है। ठीक है, फिर अब एक और चीज है लिंकिंग ऑफ लेंडिंग रेट्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क। सितंबर 2019 में RBI ने एक इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि कुछ कैटेगरीज ऑफ लोन्स ऐसे होंगे जिन्हें प्रिस्क्राइब किया गया कि इन्हें लिंक करो एक्सटर्नल बेंचमार्क से विद इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2019। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल और रिटेल लोन्स एंड फ्लोटिंग रेट लोन्स टू MSEs extended by banks from October 1, 2019 shall be benchmarked to one of the following। तो जितने भी हमारे फ्लोटिंग रेट के पर्सनल या रिटेल लोन्स है, हाउसिंग लोन हो गया, ऑटो व्हीकल का लोन हो गया, या जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को फ्लोटिंग रेट पे लोन दिए जाते हैं, उन्हें एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक किया जाएगा कि जब एक्सटर्नल बेंचमार्क चेंज होगा तब आपका रेट भी चेंज होगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट है, फिक्स्ड वालों में नहीं है। ये फ्लोटिंग वालों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक किया गया। और वो एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या हो सकता है, किससे लिंक कर सकते हैं? RBI की रेपो रेट से,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड है पब्लिश बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उससे लिंक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड से लिंक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय एफबीआईएल, एफबीआईएल यानी कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनमें से किसी के साथ भी इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनके साथ इनके इंटरेस्ट को लिंक कर दिया जाएगा। जैसे ये फ्लक्चुएट करेंगे वैसे ही ये फिर फ्लक्चुएट करेंगे। बैंक्स फ्री है कि इनके अलावा ये जो 2 टाइप के लोन है ना, पर्सनल रिटेल लोन और ये एमएससीज के लोन है, इनके अलावा भी वो अगर ऑफर करना चाहें अपने कस्टमर्स को कि आप भी अपने लोन्स का एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन, वो वाले लोन ले लो जो इन ऐसे एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है, तो वो ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। The adoption of multiple benchmark for the same bank is not allowed within a loan category. एक अगर लोन कैटेगरी है एक बैंक की, अगर एक बैंक है वो अपने सारे पर्सनल लोन्स को अगर रेपो रेट के साथ लिंक करता है तो सारे उसी से लिंक होंगे। सारे सेम बैंक के सेम कैटेगरी के जो लोन्स होंगे वो एक ही बेंचमार्क के साथ लिंक्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुझे आपने लोन दिया पर्सनल लोन 5 लाख का, आपने इसके साथ लिंक कर दिया, मेरे साथ वाले किसी और को लोन दिया सेम रेट का सेम टेन्योर का, आपने इस पे लिंक कर दिया। ऐसा नहीं होगा, एक ही एक्सटर्नल बेंचमार्क से एक कैटेगरी वाले लिंक होंगे। फिर क्या ट्रांजिशन करनी है हमने एक्सटर्नल बेंचमार्क की तरफ फ्रॉम एमसीएलआर बेस रेट या बीपीएलआर। ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग लोन्स और क्रेडिट लिमिट्स हैं जो एमसीएलआर बेस रेट या बीपीएलआर के साथ लिंक्ड हैं वो कंटिन्यू हो सकती हैं। देखो पहले हमारे पास क्या था, बीपीएलआर, फिर आया बेस रेट, फिर आया एमसीएलआर। अब आरबीआई बोल रहा है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक कर दो। तो ये बोल रहा है, ये लाइन ये बोल रही है कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स थे ऑलरेडी जो इन रेट्स के अंदर दिए गए थे वो कंटिन्यू हो सकते हैं। कि मैंने तो जी 2015 में लोन लिया था, मेरा तो बेस रेट वाला लोन था और ये 15 साल का मेरा लोन है, तो ये 15 साल तक सेम ही इस पे चला सकती हूँ मैं बेस रेट पे। ठीक है। provided that the floating rate term loans sanctioned to borrowers who are eligible to prepay a floating rate loan without prepayment charges shall be eligible for switch over to external benchmark. इसमें ये भी लिमिट रखीगी कि किसी ने अगर बेस रेट एमसीएलआर पे चलाना है चलाने दो, लेकिन अगर मेरा लोन मान लो फ्लोटिंग रेट पे है, मेरा टर्म लोन है फ्लोटिंग रेट पे है और मैं बिना प्री पेमेंट के चार्जेस के अपना लोन प्रीपे करने का ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं एक्सटर्नल बेंचमार्क पे स्विच हो सकती हूँ। प्रीपे का क्या मतलब है, मेरा 15 साल का लोन है, मेरी लॉटरी लगी, मैंने 5-6वें साल में सारा पैसा एक साथ वापस करना है, मेरे पास करने का ऑप्शन हो बिना किसी प्रीपेमेंट चार्जेस के। अगर मेरा ऐसे टाइप का लोन है, टर्म लोन है, तो मैं एक्सटर्नल बेंचमार्क पे शिफ्ट कर सकती हूँ। कोई मुझसे फीस वगैरह चार्ज नहीं करी जाएगी। ऑब्वियसली जो थोड़ी बहुत लीगल कॉस्ट होगी डॉक्यूमेंटेशन की वो मेरे से चार्ज की जा सकती है और मुझे अलाउ किया जा सकता है कि मैं एक्सटर्नल बेंचमार्क पे शिफ्ट कर जाऊं। ठीक है। और मुझे जो जिस रेट पे चार्ज किया जाएगा, मान लो मैं बेस रेट पे थी, अब मैं शिफ्ट कर गई एक्सटर्नल रेट का, मेरे को बैंक ने ऑप्शन दिया मैं एक्सटर्नल रेट पे शिफ्ट कर गई, तो मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो सेम होगा अगर मैंने आज के समय में नया लोन लिया होता। अभी तो मान लो मैंने पर्सनल लोन लिया था 2015 में जब मैं बेस रेट पे थी और अब मैं शिफ्ट कर गई एक्सटर्नल बेंचमार्क पे। एक्सटर्नल बेंचमार्क पे मुझे उतना ही चार्ज किया जाए जितना मुझे तब चार्ज किया जाता अगर मैंने आज के समय में नया लोन लेना होता। मुझसे कोई डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते हैं बाकी एक्सटर्नल वालों की कंपैरेटिवली। ठीक है। चलिए एक और इसमें कंडीशन होनी चाहिए स्विच ओवर के टाइम की कि स्विच ओवर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज फोरक्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। ऐसा नहीं माना जाएगा कि मेरे लोन का फोरक्लोजर हो गया है, मैंने सिर्फ अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट किया है, फोरक्लोजर नहीं हुआ है। फोरक्लोजर का क्या मतलब होता है, इट अलाउज lenders to recover the amount owned on a defaulted loan by taking ownership and selling the mortgage property. फोरक्लोजर का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो मेरी फिर मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को बेच के फिर मेरा लोन रिकवर किया गया, उस तरीके से इसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ एक स्विच ओवर होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, द बोरोवर्स हु वर इशूड लोन्स बिफोर अप्रैल 1, 2016, जिन्होंने अप्रैल 2016 से पहले लोन लिया है वो किसके अंदर आएंगे, एमसीएलआर, ओल्ड बेस रेट एंड बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट,
ओल्ड BPLR वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो अगर मेरा लोन 2016 से पहले का है तो वो ओल्डर बेस रेट पे भी हो सकता है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पे भी हो सकता है, क्योंकि ये लोन लिखा नहीं ना 2016 से पहले कब का है, 2008 का भी हो सकता है। 2008 में क्या था, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। तो ओल्ड बेस रेट भी हो सकता है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पे भी हो सकता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अंडर MCLR regime interest shall be charged on all advances at MCLR regime में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एडवांसेस पे ऑन मंथली रेस्ट। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था बट बाय चांस मैंने ही करवा दिया आपको। ठीक है, फिर अब बात करते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट की। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो था ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ चीजें समझ आने में दिक्कत भी हो सकती है, तो जितना समझ आता है उतना आप इसे कवर कीजिए, इसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट की। क्रेडिट मैनेजमेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें हम अप्रेज और सैंक्शन करते हैं लोन्स को और फिर उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं रिकवरी के लिए, ताकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। तो क्रेडिट मैनेज में क्या करेंगे हम, पहले तो कोई हमारे पास लोन आता है एप्लीकेशन, हम उसे देखते हैं कि लोन देना है नहीं देना है, फिर उसे सैंक्शन करते हैं, सैंक्शन करने के बाद भी रिकवरी तक उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं ताकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। तो मैनेजमेंट में हम क्या मैनेज करेंगे, प्री सैंक्शन अप्रूवल, लोन सैंक्शन करने से पहले अप्रूवल होता है, अप्रेजल करना उसका, फिर उसको सैंक्शन करना, डॉक्यूमेंटेशन का काम देखना, उसकी डिस्बर्समेंट करना, फिर लेंड कर दिया उसके बाद सुपरविजन एंड कंट्रोल का ध्यान रखना। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, हम क्या क्या करते हैं क्रेडिट मैनेज करने के लिए। हमारे पास प्रॉपर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स होती हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, हमारे पास एक्सपोजर नॉर्म्स होते हैं, एक्सपोजर नॉर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, रिस्क प्राइसिंग पॉलिसी, ये सारी चीजें, एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं, ये एनपीए तो नहीं होने वाली, कहीं ये स्पेशल मेंशन अकाउंट तो नहीं बनने वाला, ये सारी चीजें हम देखते हैं। लोन रिव्यू मैकेनिज्म अपना इंप्रूव करते रहते हैं, क्रेडिट डिसीजन कैसे लेने हैं ये सब हम देखते हैं। तो क्रेडिट मैनेज करने में हमने लोन से रिलेटेड सब कुछ देखना है। लोन की एप्लीकेशन आने से पहले जो जब तक लोन अप्रूव हो जाता है, फिर जब तक रिकवर नहीं हो जाता तब तक हम उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि इवन अगर मैंने आपको लोन दे दिया तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहीं ये एनपीए तो नहीं हो रहा, कहीं ये लॉस एसेट तो नहीं बन गया, पहले ही हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर कोई एक बारी भी डिफॉल्ट कर जाता है तो उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाल दो। तो हम क्रेडिट मैनेज करते हैं। क्रेडिट एक्सपोजर का क्या मतलब होता है, अब मान लो कि मैंने अगर एक कैटेगरी को 100 करोड़ का लोन दिया है, क्रेडिट नॉन फंड बेस्ड या फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी दी है, तो अगर ये 100 करोड़ मेरा डूब जाता है तो मेरा कितने का एक्सपोजर है, 100 करोड़ का एक्सपोजर है कि अगर कल यहां से मेरे को लोन का पैसा नहीं वापस आता तो आई एम एक्सपोज्ड फॉर दिस 100 करोड़, इतने का मेरे को नुकसान हो सकता है। तो क्रेडिट एक्सपोजर में हम फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड सारी फैसिलिटीज काउंट करते हैं, लीजिंग, हायर परचेजिंग अगर बैंक करता है, हायर परचेज फाइनेंसिंग करता है, कोई भी हम अगर लिमिट्स क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, बोरोवर्स को, तो वो हमारा क्रेडिट एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे बैंक ने स्टील इंडस्ट्री को 1000 करोड़ के लोन दे रखे हैं या 10 मान लो 10,000 करोड़ के लोन दे रखे हैं, तो मेरा क्रेडिट एक्सपोजर 10,000 करोड़ का है। इसके अंदर सिर्फ लोन्स नहीं आते हैं, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना, गारंटी प्रोवाइड करना, इतने का एक्सपोजर है मेरे बैंक का स्टील इंडस्ट्री की तरफ 10,000 करोड़ का, कि अगर कल ये डिफॉल्ट हो गया तो मेरे को इतने का नुकसान हो सकता है। इसीलिए आरबीआई ने ना क्रेडिट एक्सपोजर की भी नॉर्म्स बना रखी हैं कि आप एक सेक्टर के प्रति कितना एक्सपोज हो सकते हो, क्योंकि एक ही तरफ अगर सारा लोन दे दोगे तो क्रेडिट एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो कल डिफॉल्ट हो गया तो रिस्क भी ज्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट एक्सपोजर के जब हम लोन्स एंड एडवांसेस कैलकुलेट करते हैं तब हम वो वाले लोन्स और एडवांसेस नहीं लेते हैं जो बैंक के अपने ही टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन दिए गए हैं। अगर आईसीआईसीआई बैंक है, उसकी एक एफडी है, इस एफडी के अगेंस्ट अगर वो लोन देता है तो ये इसमें कोई रिस्क नहीं होता, तो यहाँ पे क्रेडिट एक्सपोजर कैलकुलेट करते हुए इसे काउंट नहीं किया जाएगा बीच में।
ठीक है। तो अब ना आरबीआई ने कुछ लिमिट्स प्रोवाइड कर रखी हैं कि अगर आप एक किसी पर्सन को या ग्रुप्स को बोरो करने देते हो अपने बैंक से, तो उसमें लिमिट होना चाहिए। अगर एक सिंगल काउंटर पार्टी है तो सम ऑफ ऑल एक्सपोजर वैल्यूज ऑफ अ बैंक टू अ सिंगल काउंटर पार्टी मस्ट नॉट बी 20% ऑफ द बैंक्स अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल बेस एट ऑल टाइम्स। एक जो सिंगल काउंटर पार्टी है उसे आप कितना मैक्सिमम एक्सपोजर प्रोवाइड, कितना एक्सपोज हो सकते हो उस काउंटर पार्टी के प्रति, 20% जो बैंक का एलिजिबल कैपिटल बेस है ना, कैपिटल बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने नहीं देखना है, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक काउंटर पार्टी की प्रति एक्सपोजर। अगर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी है तो फिर 25% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जो एनबीएफसी को बैंक्स लोन देते हैं तो कितना एक्सपोजर होना चाहिए, सिंगल एनबीएफसी, इसमें हम गोल्ड लोन कंपनीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिंगल एनबीएफसी को जब हम लोन देते हैं तो कितना रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द बैंक्स एलिजिबल कैपिटल बेस के। अगर कैपिटल बेस 100 रुपए का है तो 20 से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ का अगर कैपिटल बेस है तो 20 करोड़ से ज्यादा का एक सिंगल एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हम गोल्ड लोन कंपनीज को कैलकुलेशन में नहीं लेके आते हैं, ठीक है। बैंक फाइनेंस टू सिंगल एनबीएफसीज प्रीडोमिनेटली एंगेज्ड इन लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड। अगर वो एनबीएफसीज ऐसी हैं जो के गोल्ड के अगेंस्ट लोन देने वाली वो कंपनीज है तो वहां पे एक्सपोजर कितना हो सकता है, 50% और मोर ऑफ इट्स टोटल फाइनेंशियल एसेट्स। उस कंपनी की टोटल जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनसे 50% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सक्लूड करते हैं गोल्ड वालों को तो 20% ऑफ बैंक्स एलिजिबल कैपिटल बेस। अगर हम गोल्ड लोन वाली एनबीएफसी की बात करते हैं तो 50% और मोर ऑफ इट्स टोटल फाइनेंशियल एसेट्स, इससे ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। कुछ सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स की तरफ ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए कि सारा पैसा वहीं दे दिया। तो अगर एक बैंक लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है तो किसी भी एक एक्टिविटी में, चाहे फैक्टरिंग हो, चाहे हायर परचेज हो, चाहे लीजिंग हो, 10% ऑफ टोटल एडवांसेस से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो अगर 100 है टोटल एडवांसेस जो बैंक दे रहा है तो 10% से ज्यादा एडवांसेस किसी एक कैटेगरी की तरफ नहीं होने चाहिए, फैक्टरिंग, हायर परचेज या फिर लीजिंग। एक और एक्सपोजर नॉर्म है एक्सपोजर टू इंडियन जॉइंट वेंचर्स, होलली ओन्ड सब्सिडरीज, अब्रॉड एंड ओवरसीज स्टेप डाउन सब्सिडरीज, 20% ऑफ बैंक्स अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स। इसमें टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल आती है। आपको सिर्फ कैपिटल वर्ड याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। क्यों लिमिट्स रखी है, मैंने आपको बताया। अगर एक ही सेक्टर को सारे लोन आप दे दोगे, उन्हीं को सारा क्रेडिट फैसिलिटी दे दोगे तो फिर रिस्क भी ज्यादा रहता है। फिर आता है क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट क्या एग्जामिन करता है, कंप्लायंस करता है एग्जामिन with the extent sanction and post sanction process procedures laid down by the bank from time to time। कि जो भी प्रोसेसेस प्रोसीजर्स हैं सैंक्शन के टाइम पे, पोस्ट सैंक्शन के टाइम पे, क्या उन्हें कंप्लाई किया जा रहा है, ये क्रेडिट ऑडिट में देखा जाता है। क्रेडिट ऑडिट करते हैं ये देखने के लिए कि जो भी हमारे प्रोसीजर्स लेड डाउन है बैंक के द्वारा, क्या वो सैंक्शन करने के टाइम पे, सैंक्शन करने के बाद उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसको क्यों किया जाता है, ताकि हमारा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है, जो भी एक बैंक लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, वो क्रेडिट पोर्टफोलियो जो बनेगा उसकी क्वालिटी रहे। जो लार्ज लोन्स हैं हमारे, उनका रिव्यू करते रहे हम, क्योंकि अगर लार्ज लोन्स हैं हमारे, बहुत ज्यादा है, जिनकी 10 साल के लिए हमने 100 करोड़ का लोन दे रखा है, तो इसको बाद में भी मॉनिटर करना जरूरी रहता है कि क्या सारे कंप्लायंसेस फॉलो हो रहे हैं। फिर फीडबैक देना रेगुलेटरी कंप्लायंस पे, इंडिपेंडेंट क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करना, ये सब ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर कहीं पे भी कोई वार्निंग सिग्नल्स लग रहे हैं किसी भी क्रेडिट को लेके, तो उसके लिए अर्ली डिटेक्शन कर लेना और उसके लिए रेमेडियल प्रोसीजर मेजर्स प्रोवाइड करना। और क्रेडिट ऑडिट के थ्रू ये भी बताया जाता है कि कैसे क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है क्रेडिट की, कैसे क्रेडिट को बेटर एडमिनिस्टर किया जा सकता है, कैसे स्टाफ के क्रेडिट स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है। तो ऑडिट हम देखते हैं सैंक्शन और पोस्ट सैंक्शन।
ऑडिट हमेशा बाद में ही किया जाता है, सैंक्शन करने के बाद, पोस्ट सैंक्शन हम क्रेडिट ऑडिट करते हैं। क्रेडिट मॉनिटरिंग में क्या होता है, हम कंटिन्यूअस सुपरविजन करते हैं। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इनेबल करता है बैंक को कि उनकी क्वालिटी ऑफ लोन एसेट्स मेंटेन रहे। तो जितने भी लोन अकाउंट्स हैं उनका सुपरविजन किया जाता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, और ये एश्योर किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ एसेट्स मेंटेन रहे। और जो भी इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन होती है IRAC, उसके हिसाब से हमारे सारी एसेट्स को रिकॉग्नाइज करें हम, ठीक है। और वेरीफाइंग बोरोवर कंफर्मिंग टू टर्म्स ऑफ सैंक्शन, की जो भी हमारा बोरोवर है वो टर्म्स ऑफ सैंक्शंस के हिसाब से ही चल रहा है। तो लोन्स को हम मॉनिटर करते रहते हैं, फैसिलिटीज को मॉनिटर करते रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, CRILC। CRILC को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था। क्यों इस्टेब्लिश किया था? ताकि वो कलेक्ट कर सके इंफॉर्मेशन, स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेट बांट सके इंफॉर्मेशन क्रेडिट डाटा से रिलेटेड अपने लेंडर्स को। RBI ने ये क्रेडिट बनाया कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होगे और जो भी क्रेडिट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करोगे, स्टोर करोगे, और लेंडर्स को, स्पेशली बैंक्स को आप डिसेमिनेट करोगे, क्योंकि क्रेडिट का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोन वगैरह देने से पहले सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, किसने कितना डिफॉल्ट किया है। बैंक्स भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्रेडिट को प्रोवाइड करते हैं। तो क्रेडिट अपनी 2 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, क्रेडिट मेन और क्रेडिट SMA2 एंड JLF फॉर्मेशन। ये इनकी 2 रिपोर्ट्स आती हैं। रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड है 5 करोड़ का या फिर 50 मिलियन रुपीस का, और ये रिपोर्ट्स मंथली बेसिस पे सबमिट होती हैं। इसके अलावा वीकली रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है जहां पे बोरोवर्स कोई भी डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है। क्लोज ऑफ बिजनेस पे एवरी फ्राइडे ये भी रिपोर्ट सबमिट की जाती है क्रेडिट को बैंकर्स के द्वारा कि उनके कौन कौन से बोरोवर्स ने डिफॉल्ट किया है क्लोज ऑफ बिजनेस पे, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट किया जाता है नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स कौन से हैं, जिनका जो एक्सपोजर है 50 मिलियन रुपीस यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा का है। जो भी हमारी लोन एक्टिविटीज हैं 50 करोड़ से ज्यादा की, जहां पे सस्पिशन है कि कहीं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है या फिर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं कि ये वाला जो लोन अकाउंट है ये NPA में कन्वर्ट हो सकता है, इन्हें रेड फ्लैग अकाउंट बोला जाता है। तो आप ये समझिए कि बैंक जो है इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करते हैं, क्रेडिट के साथ। तो क्रेडिट सारा डाटा कलेक्ट स्टोर करता है और फिर सब इन बैंक्स NBFCs को जो भी क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले हैं लेंडर्स हैं उन्हें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो बैंक्स बताएंगे कि हमारे ये रेड फ्लैग्स अकाउंट्स हैं, ये हमारे नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स हैं, फिर ये वाली जो इंफॉर्मेशन है स्टोर करके डिसेमिनेट कौन करता है, क्रेडिट करता है। इसके अलावा एक बॉडी है सरसी, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये कंपनी को बनाया गया है, मतलब कंपनी फॉर्म में बनाया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो इसके अंदर 51% शेयर होल्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और कुछ PSBs की और नेशनल हाउसिंग बैंक की है, ये भी इसमें शेयर होल्डर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सरसी का, कि एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम मेंटेन करना है और ऑपरेट करना है फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए, एक रजिस्टर बना के रखेंगे कि जो भी सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एसेट्स की होगी और जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होंगे प्रॉपर्टी के ऊपर, इनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। कौन मेंटेन करेगा, सरसी करेगा अंडर द सरफेसी एक्ट। तो क्रेडिट का क्या काम है, क्रेडिट डाटा कलेक्ट करना, डिसेमिनेट करना। सरसी का क्या काम है, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना कि कहाँ पे हमारी सिक्योरिटाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन हो रही है फाइनेंशियल एसेट्स की, एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर प्रॉपर्टी। ये एक डेटा मेंटेन करके रखता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके बैंकिंग में यूज होते हैं, एंड ऑफ यूज फंड्स होते हैं। अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया है तो मेरा जो वो पैसा है वो एजुकेशन लोन के प्रति ही खर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने लोन लिया था एजुकेशन के लिए और मैंने उससे अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवा ली,
तो ये एंड यूज ऑफ फंड्स है कि जिस पर्पस के लिए लिया हो उसी पर्पस के लिए वो यूज होना चाहिए। फिर हमारे पास है प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो मेन सिक्योरिटी है जिसे गिरवी रखा जाता है। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी जो कि बोरोवर बैंक के पास रखता है, जिसके अगेंस्ट उसे क्रेडिट मिलता है। कोलेटरल सिक्योरिटीज कौन सी होती है? ये एक तरीके की एडिशनल सिक्योरिटी है कि अगर इससे कवरेज ना हो तो फिर कोलेटरल सिक्योरिटी पे बैंक फॉल बैक करता है। फिर कई बार एक गारंटर की भी सिक्योरिटी लेनी पड़ती है कि मुझे अगर लोन लेना है, बैंक बोलता है कि गारंटी लेके आओ, तो मैं किसी ए पर्सन मिस्टर ए की गारंटी लेके आती हूँ, तो ये मेरा पर्सनल गारंटर है कि अगर डिफॉल्ट हो जाएगा मेरी तरफ से तो ए पे करेगा। लेकिन पर्सनल गारंटी को सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही एनफोर्स कराया जा सकता है और गारंटर की जो पर्सनल एसेट्स हैं उन पे चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर जो भी आप लोन लेते हैं उस पे या तो फिक्स उस पे जो एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होता है। अगर मैंने मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी ने लोन लेना है, तो या तो जो भी एसेट्स मैं एज कोलेटरल रखूंगी या तो उन पे फिक्स्ड चार्ज होगा या फ्लोटिंग चार्ज होगा। फिक्स्ड चार्ज होता है किसी स्पेसिफिक एसेट पे कि मैं अपनी बिल्डिंग गिरवी रख रही हूँ, अगर मैंने लोन नहीं दिया तो बिल्डिंग बेच रही हूँ। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? एक इक्विटेबल चार्ज क्रिएट हो जाता है अभी की एसेट्स पे और मेरी जो फ्यूचर में एसेट्स होंगी उनके ऊपर भी। मैंने कोई स्पेसिफिक एसेट को गिरवी नहीं रखा, मैंने बोल दिया कि मेरी कंपनी की सारी फिक्स्ड एसेट्स पे आप एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर दो कि किसी को भी बेच के आप फिर अपना पैसा पूरा कर लेना। ठीक है, फिर मार्जिन का क्या मतलब होता है? अगर मैंने अपनी एसेट गिरवी रखी है वो 10 करोड़ की है, क्या बैंक मेरे को 10 करोड़ लोन दे देगा? नहीं, हो सकता है वो मेरे को 8 करोड़ ही लोन दे। ये 20% जो कम लोन दिया है ये क्या है? मार्जिन है। ये सेफ्टी मार्जिन रखा जाता है रिस्क को कम करने के लिए। फिर क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स तो हमने देख ही ली है कि बेटर रिस्क मैनेज करने के लिए आरबीआई ने बोला है कि किसी एक सेक्टर को ही आप सारा का सारा लोन नहीं दे सकते हो। एक ही सेक्टर के प्रति एक ही टाइप के लोन्स अगर आप ज्यादा देते हो आपका एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। तो उसका हमने पढ़ लिया कि मैक्सिमम 10% 20% इस सेक्टर में इतना लोन दे सकते हैं। ये सब चीजें आरबीआई ने बताई हैं। अब हम दो लोन्स की बात करेंगे जो कॉमन लोन प्रोडक्ट्स हैं। पहला है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में सर्विस एरिया नॉर्म्स फॉलो नहीं होती है। सर्विस एरिया नॉर्म्स में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे को होम लोन लेने जाना है तो जो मेरे एरिया का बैंक होगा ना, जिसके अंडर मेरा घर फॉल करता है, जिस एरिया के अंडर, उसी एरिया का बैंक ही मेरे को लोन प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सर्विस एरिया नॉर्म्स, एक बैंक का ना एक सर्विस एरिया होता है, तो अगर मेरे को लोन लेना है तो मैं उसी एरिया के बैंक के पास जाऊंगी। ये जो नॉर्म्स है ये एजुकेशन लोन पे फॉलो नहीं होता है। मैं किसी भी बैंक के कहीं पे भी जाके एजुकेशन लोन ले सकती हूँ। आईबीए का एक मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम है। इंडिया या अब्रॉड में अगर आपको पढ़ना है तो आपको अगर लोन लेना है तो आप लोन ले सकते हैं। लोन इंडियन रेजिडेंट भी ले सकता है, एनआरआई भी ले सकता है और एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी ले सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी, और स्टूडेंट बॉर्न अब्रॉड भी इंडिया में लोन ले सकते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरीज है ना, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और बाहर का बच्चा अगर इंडिया में लोन लेता है वो सिर्फ इंडिया में पढ़ने के लिए लोन ले सकता है। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो तो चाहे आपको इंडिया में पढ़ना है चाहे आपको विदेश में पढ़ना है, आप इंडिया में एजुकेशन लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको विदेश के हो, आप एनआरआई हो, ओसीआई हो, तो फिर अब सिर्फ इंडिया में पढ़ने के लिए ही एजुकेशन लोन ले सकते हो। स्टूडेंट बोरोवर जो है उसका किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन होना जरूरी है, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में, और उसका 10वीं हायर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट का पास होना जरूरी है। कोई मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए उसका या किसी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन होना चाहिए, तभी उसे लोन मिलेगा। ठीक है, तो इवन जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज हैं पीएम केयर्स ऑफ चिल्ड्रन स्कीम के तहत, वो भी एलिजिबल है एजुकेशन लोन लेने के लिए। एजुकेशन लोन लेने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी एजुकेशन लोन ले सकता है, कोई लोन नहीं है। तो अब एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या खर्चे, एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं कि किस चीज के लिए लोन ले रहे हो? ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, रहने का खर्चा, ट्रैवल करने का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि कुछ बैंक्स
ये चीज कंपलसरी कर देते हैं कि जिस बच्चे ने लोन लिया है वो अपनी LIC भी करवाए, तो उसका खर्चा भी बीच में ऐड किया जाता है। और कोई भी बिल्डिंग फंड रिफंडेबल डिपॉजिट हो, किताबें, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कंप्यूटर वगैरह खरीदने के लिए, जो कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए अगर कंप्यूटर की जरूरत हो, वो सारे एक्सपेंसेस आपके एजुकेशन लोन में कंप्लीट किए जाएंगे। कोई आपका थीसिस का, प्रोजेक्ट वर्क का, स्टडी टूर का खर्चा है, वो सब इसके अंदर खर्च किया जाएगा। ये एक टेंटेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि क्या वो कंसिडर करेंगे, क्या वो नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, फिर मार्जिन कितना रखता है? मार्जिन कितना होता है? लोन अप टू 4 लाख में कोई भी मार्जिन नहीं होगा इंडिया में अगर पढ़ना है। 4 से 7.5 लाख के लोन में 5% का मार्जिन होगा। 7.5 से ऊपर कितना मार्जिन है ये बैंक डिसाइड करेगा। अगर विदेश में पढ़ना है 4 लाख तक कोई मार्जिन नहीं, 4 से 7.5 लाख के लिए 15% मार्जिन, और 7.5 से ऊपर बैंक डिसाइड करेगा कि कितना मार्जिन होगा। ठीक है, अब देना कितना है लोन इंडिया में या बाहर पढ़ने के लिए, ये नीड बेस्ड फाइनेंस होता है, कोई लिमिट नहीं होती है इसके अंदर। अब स्टूडेंट बोरोवर की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है ज्यादातर, और ये मान लिया जाता है कि वो क्रेडिट वर्दी ही है। अगर बाय चांस स्टूडेंट की जो बोरो कर रहा है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो बैंक अपने हिसाब से फिर पॉलिसी बना सकता है। जो भी NRIs, PIOs, OCIs ये अगर इंडिया में एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो इनका एक को एप्लीकेंट होना जरूरी है जो इंडिया में परमानेंट रेजिडेंट हो, जो कि इनके माँ बाप ही होते हैं। अगर माँ बाप या गार्डियन भी NRIs, PIOs हैं तो फिर कोई एक एक्स्ट्रा को एप्लीकेंट ऐड करना पड़ता है जो इंडियन रेजिडेंट हो। 4 लाख तक के लोन के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगी जा सकती। 4 लाख तक का अगर एजुकेशन लोन है नहीं मांगी जा सकती। आपके पेरेंट्स और गार्डियंस आपके हमेशा जॉइंट बोरोवर होते हैं एजुकेशन लोन में। 4.5 से 7.5 लाख तक के लोन में थर्ड पार्टी गारंटी डिमांड की जा सकती है। अगर कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन लिया गया है एजुकेशन लोन में तो फिर कंप्यूटर को हाइपोथिकेट करा जाएगा, उस पर चार्ज क्रिएट किया जाएगा। कभी भी एजुकेशन लोन की अगर एप्लीकेशन बैंक के पास आती है तो बिना हायर अथॉरिटी के, जिसके पास एप्लीकेशन आई है वो बिना हायर अथॉरिटी के परमिशन के उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, जितने हद तक हो सके जो एजुकेशन लोन का पैसा है इंस्टीट्यूशन या वेंडर को दिया जाता है। यानी कि अगर मैंने IIM में पढ़ने के लिए लोन लिया है तो डायरेक्टली जो पैसा है वो IIM को दिया जाएगा। अगर मैंने कंप्यूटर लेने के लिए लोन लिया है तो डायरेक्टली कंप्यूटर वेंडर को, जितने मतलब हद तक हो सके ऐसा करना चाहिए। मॉरेटोरियम पीरियड रखा जाता है, यानी कि कोर्स कंप्लीट होने तक और उसके 1 साल बाद तक ही लोन का रीपेमेंट शुरू होता है, तब तक के लिए लोन का रीपेमेंट शुरू नहीं होता। अगर मैंने IIM में एडमिशन लिया, 2 साल का कोर्स है तो 2 साल प्लस 1 यानी कि 3 साल तक मॉरेटोरियम पीरियड होगा, तब मैं पैसे वापस करना शुरू नहीं करूंगी। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में 15 साल तक का मेरा लोन हो सकता है और इस 15 साल में कोर्स का और मॉरेटोरियम पीरियड ऐड नहीं किया जाएगा। जो मेरा पढ़ने का समय है और जो मेरा मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा है, इस केस में ये 3 साल, तब तक मुझे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जब तक मेरी रीपेमेंट नहीं शुरू हो जाती मुझे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आपको ये भी पता है कि जब आप पढ़ाई खत्म करते हो, न्यू जब आपकी पढ़ाई खत्म होती है, एकदम से तो आपको ज्यादा तनख्वाह मिलनी शुरू नहीं होती, तो बैंक आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है टेलीस्कोपिंग ऑफ लोन की। टेलीस्कोपिंग में क्या होगा, इनिशियली आपका जो लोन रीपेमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट छोटी होंगी, बाद में फिर आपकी तनख्वाह बढ़े, आप ज्यादा पे कर सकते हो। इवन बैंक्स ये मैंडेटरी कर सकते हैं कि जिस भी बच्चे ने लोन लेना है उसके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए या फिर क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए, कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो एटलीस्ट बैंक का लोन बचा रहे। ठीक है, तो प्रोसेसिंग फीस कोई भी बैंक चार्ज नहीं करता है 7.5 लाख तक के अमाउंट पे। अब बात करते हैं व्हीकल लोन की। व्हीकल लोन जो है MUVs, SUVs, 2 व्हीलर लोन नई पुरानी कार के लिए आप ले सकते हैं, चाहे नई हो चाहे पुरानी कार हो, आप लोन ले सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए भी लोन ले सकते हैं। फिर जो भी आपके लोन्स हैं उसमें LTV रेशो कितना होगा, लोन टू वैल्यू रेशो कितना होगा। 10 लाख तक का लोन है तो 85% ऑफ ऑन रोड प्राइस ऑफ कार, अबव 10 लाख 80% ऑफ ऑन रोड प्राइस ऑफ कार।
ठीक है, अगर मेरा लोन 10 लाख तक का है तो मेरा ऑन रोड प्राइस क्या होता है, एक्स शोरूम के अंदर जब आरटीओ वगैरह ऐड कर देते हो वो 85% होगा एलटीवी, अबव 10 लाख में 80%, इसमें 85, इसमें 80%। और जो भी आप व्हीकल लोन जिस भी व्हीकल के लिए लेते हो उस व्हीकल को हाइपोथिकेशन किया जाता है, यानी कि अगर कल मैंने कार ली है लोन लेके, कल मैं लोन नहीं पे करती हूँ तो मेरी कार भी जब्त की जा सकती है। ठीक है, और व्हीकल का इंश्योरेंस कराना जरूरी है, या तो मार्केट वैल्यू ऑफ द कार पे या फिर एटलीस्ट 10% अबव द लोन अमाउंट, विच एवर इज हायर, उतने पे इंश्योरेंस कराई जाती है, या तो मार्केट वैल्यू कार की या फिर जितना हमने लोन लिया है प्लस उसका 10%, इनमें से जो भी ज्यादा है उतने का व्हीकल को उस पे इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी हमें बैंक से लोन लेना है तो हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, लेकिन एक सिक्योरिटी अच्छी कब मानी जाएगी? पहली बात तो जो बोरोवर है उसके पास गुड टाइटल टू द सिक्योरिटी है। अगर मैं अपना घर भी गिरवी रख रही हूँ तो घर का टाइटल मेरे पास ही होना चाहिए, अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए, एसेट को इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, सिक्योरिटी इजीली ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। ये ना कि कल मैं लोन की किस्त वापस ना करूं, बैंक आया मेरे पास कि घर अब हमें दे दो, मैं बोलूं कि इस पे तो डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट का और ट्रांसफरेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ कोई भी लाइबिलिटी अटैच्ड नहीं होनी चाहिए, ओनरशिप ऑफ द एसेट शुड बी एब्सोल्यूट, सिक्योरिटी मार्केटेबल होनी चाहिए, एसेट जिसको मैंने गिरवी रखा है उसमें ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू इजीली असर्टेबल होनी चाहिए। अगर मैं ऐसी चीज गिरवी रख दूं जिसकी कभी वैल्यू इतनी ऊपर जा रही है, कभी इतनी नीचे जा रही है, कभी उसकी वैल्यू करना ही मुश्किल है, तो ऐसी चीजों को गिरवी नहीं रखा जाता है। ठीक है, और सिक्योरिटी ड्यूरेबल होना चाहिए। मैं ऐसी चीज गिरवी रख दूं जो साल भर में खराब होने वाली है, उसका बैंक को क्या फायदा है? ठीक है, तो अच्छी सिक्योरिटी गिरवी रखनी होती है। और लोन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन होते हैं जिसमें वेरीफाई करते हैं फ्यूचर सॉल्वेंसी ऑफ द बोरोवर और कुछ एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने कार लोन लिया, मैंने कार मेरी हाइपोथेकेट हो जाती है, मैंने घर के अगेंस्ट लोन लिया, तो ये सारे सिक्योर्ड लोन्स हैं कि अगर मैं डिफॉल्ट करती हूं तो बैंक फिर बेच के पैसा वसूल सकता है। अनसिक्योर्ड लोन में क्या है कि बैंक सिर्फ बोरोवर की कैपेसिटी देखता है कि इसकी कैपेसिटी है रीपे करने की, उस पर कॉन्फिडेंस दिखाता है और उसको लोन दे देता है। ऐसे लोन्स को क्लीन लोन्स भी बोला जाता है। जैसे जब मैं पर्सनल लोन ले रही हूँ तो मेरी पर्सनल कैपेसिटी टू रीपे है, मेरी विलिंगनेस टू रीपे है, उसको देख के बैंक लोन पे कर देगा। इसमें ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा होता है अनसिक्योर्ड में, क्योंकि कोई गिरवी कुछ नहीं रखा हुआ हमने। सिक्योर्ड लोन में हम मॉर्टगेज क्रिएट करते हैं, बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, कुछ ना कुछ गिरवी रहता है। अब मेरा क्रेडिट कार्ड है, जो जब मैं क्रेडिट कार्ड से खर्चा करती हूँ वो भी तो एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन ही है ना, लेकिन वो अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स को क्लीन लोन बोला जाता है, कुछ भी गिरवी नहीं होता है। सिक्योर्ड लोन कुछ ना कुछ गिरवी रहता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ सिक्योरिटी इफ ऑफर्ड बाय द बोरोवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंश्योर्ड बाय द बैंक। अगर कोई बोरोवर कुछ गिरवी रखता है तो बैंक को क्या इंश्योर करना चाहिए? सिक्योरिटी सेलेबल होनी चाहिए, यस। रीजनेबली स्टेबल वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं कि आज मेरा घर 50 लाख का है, कल 20 लाख का रह गया, परसों 1 करोड़ का, इतना फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए, यस। इजिली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, यस। तो तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, डी ऑल ऑफ दी अबव। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। जब हम कोई सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं तो वो किस टाइप की सिक्योरिटीज हो सकती हैं? इमूवेबल एसेट, जैसे कि मेरा हाउस हो गया, कोई लैंड हो गया जिसे मूव नहीं किया जा सकता। मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी कार, ठीक है, इसे गिरवी रख सकती हूँ। एक्शनेबल क्लेम और फाइनेंशियल एसेट्स, मान लो मैंने अपना एक LIC लिया था, उसको मैं बैंक को गिरवी रख दूं कि अगर मैं नहीं आपको पैसे वापस कर पाती तो आप मेरी पॉलिसी को का जो भी पैसा आएगा आप रख लेना। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स, मैंने कोई पेटेंट करा रखा है, पेटेंट है,
वो मेरी इंटेंजिबल एसेट है, वो मैंने बैंक को दे दी कि अगर मैं नहीं लोन पे करती हूँ, जो भी इस पेटेंट से मुझे पैसा आएगा इसको बेच के आप अपना लोन पूरा कर सकते हो। अब लैंड और बिल्डिंग को अगर हमने गिरवी रखा है, मैं बोरोर हूं, मैंने आपके बैंक के पास अपना लैंड या बिल्डिंग गिरवी रख दिया, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है? लीगल प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, कोर्ट के पास जाओ, फिर वहां से सैंक्शन लो। फायदा ये है कि ये कहीं मूव नहीं हो सकती, आप जाके वेरीफाई कर सकते हो कि ये बिल्डिंग है, लेकिन लीगल प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर एक जो लोन है, अकाउंट है, जहां पे वैल्यू 20 लाख से कम है, तो फिर रिकवरी के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता है। 20 लाख से ज्यादा है तो फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है। फाइल अ सूट बिफोर सिविल कोर्ट फॉर रिकवरी इफ द अमाउंट ड्यू इन द लोन अकाउंट इज लेस देन 20 लाख, मोर देन 20 लाख डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है। लेकिन अब तो हमारे पास सरफेसी एक्ट आ गया है कि बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस के हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं एज अ बैंक। तो इसका फायदा ये है कि इसको मूव नहीं कर सकते, हमेशा ट्रेसेबल है। लेकिन लैंड और बिल्डिंग में ना, आपको पता है रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, अगर कोई आपका टेनेंट बहुत सालों तक आपकी बिल्डिंग में रह रहा है तो फिर वो कई बार उस पर हक जमा देता है, तो फिर टाइटल डिस्प्यूटेड हो जाता है, तो ये दिक्कत आती है। गुड्स में क्या है, गुड्स को भी प्लेज कर सकते हैं या हाइपोथिकेट कर सकते हैं। प्लेज करते हैं तो फिर बैंक के पास पोजेशन रहेगी गुड्स की, अगर हाइपोथिकेट करते हैं तो फिर पोजेशन किसके पास रहेगी? बोरोवर के पास। तो अगर एक बिजनेस है, उसको लोन चाहिए, तो वो अपना जो माल पड़ा होता है उनका फैक्ट्री में, उसे प्लेज कर देता है, उसे सिक्योरिटी के लिए रख देता है कि ये लो, इसके अगेंस्ट मेरे को लोन दे दो। लेकिन लोन बिल्कुल भी स्पेकुलेशन, होल्डिंग पर्पस के लिए नहीं देना होता। जेन्युइन ट्रेड के लिए अगर किसी को लोन चाहिए तो उसे लोन दिया जा सकता है। ठीक है, अब जो वैल्यूएशन होती है स्टॉक की, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक उसकी क्वांटिटी, एक उसका प्राइस। ठीक है, तो प्राइस में कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो भी कम होता है उस पे स्टॉक को वैल्यू किया जाता है। अगर मेरा बैंक है ना, नहीं मेरी फैक्ट्री है, आपका बैंक है, मैं आपके पास जाती हूँ कि मुझे लोन दे दो, मैं कहूंगी ये मेरा स्टॉक पड़ा है, माल पड़ा है, इसे आप गिरवी रख लो। अब आप बोलोगे इसका प्राइसिंग, प्राइसिंग कौन सी रखेंगे इसकी? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, उसमें से जो भी कम होगा उसे उसकी कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी के पास सिर्फ मेयर पोजेशन है डॉक्यूमेंट्स की, इट क्रिएट्स अ राइट बाय वर्च्यू ऑफ आइदर लॉ और ट्रेडर और यूजर टू पोजेस द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट्स। किसी के पास सिर्फ मेयर पोजेशन है गुड्स की, तो वो एक राइट क्रिएट कर देता है, ठीक है, गुड्स के ऊपर। गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट्स आर ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑल्दो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगता है, लेकिन दे आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स क्या हो सकते हैं? बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वारंट कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, ये सारे डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट द सेम एज डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग गुड्स। अब जो वेयर हाउस की कीपर नॉन ट्रांसफरेबल रिसीट है, ये सिर्फ एक्नॉलेज करता है, ये वेयर हाउस रिसीट, कि ये गुड्स हैं, लेकिन टाइटल टू गुड्स नहीं होते ये। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना है। बिल ऑफ लेडिंग जो है ये एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स है, तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि मैं अपने पास अपनी पोजेशन में रखना चाहती हूँ गुड्स को, चाहे मैंने आपके बैंक से लोन लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पोजेशन मेरे पास ही रहे। तो मैं क्या दे दूंगी आपको? ट्रस्ट रिसीट दे दूंगी कि पोजेशन चाहे मेरे पास है, लेकिन आपके हक में ही रहेगी ये प्रॉपर्टी। तो ट्रस्ट रिसीट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बोरर ऑफ द फंड है, ये स्टेट करता है कि चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी, लेकिन मैंने इसे लेंडर के ट्रस्ट में होल्ड किया हुआ है। यानी कि अगर मैं आपसे लोन लेती हूँ अपने स्टॉक के अगेंस्ट, तो मैं आपको एक ट्रस्ट रिसीट दे दूंगी। ट्रस्ट रिसीट ये बोलेगी कि चाहे ये मेरी पोजेशन में है, लेकिन मैंने बैंक के ट्रस्ट में ही अपने पास इन्हें रखा हुआ है। ठीक है, इस अरेंजमेंट में क्या होगा कि लेंडर रिटेन्स द टाइटल टू अंडरलाइंग एसेट्स अंटिल द बोरोवर पेज बैक।
तो इसका जो टाइटल होगा एक तरीके से लेंडर यानी कि बैंक के पास रहेगा जब तक मैं पेमेंट नहीं कर दूंगी आपको। मैं आपके बैंक को जब तक पेमेंट नहीं कर देती तब तक टाइटल आपके पास रहेगा, चाहे पोजेशन मेरे पास रहेगी। जैसे ही मैंने लोन की पेमेंट आपको वापस कर दी तो मेरे पास टाइटल वापस आ जाएगा। ये बहुत कॉमनली यूज होता है बाय द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स दैट सेल एक्सपेंसिव गुड्स। They obtain the inventory under the trust receipt arrangements with their lenders and then pay back the lenders as the inventory is sold. अब मैंने अपनी बहुत महंगी वाली इन्वेंट्री गिरवी रखी है और मैंने आपको ट्रस्ट रिसीट दे दी, ठीक है, तो आपके पास टाइटल रहेगा। जब मैं इसको बेच दूंगी इन्वेंट्री को, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका रहता है लेंडिंग करने का। Banks have to file a suit before the civil court for recovery if the amount due in the loan is less than what? सिविल कोर्ट कब रिकवरी के लिए आपको फाइल करना पड़ता है बिफोर द कोर्ट? जब लोन अमाउंट इज लेस देन 20 लाख। 20 लाख से ज्यादा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है, ठीक है। These are the loans which are based on the confidence in the borrower's capacity and willingness to repay and usually called clean loans. ये लोन बैंक क्यों देता है? उन्हें बोरोअर की कैपेसिटी और विलिंगनेस पे कॉन्फिडेंस होता है कि ये पैसे वापस कर देगा। ऐसे लोन होते हैं अनसिक्योर्ड लोन, इन्हें क्लीन लोन भी करते हैं। कुछ गिरवी नहीं रखा लेकिन सिर्फ मेरी रीपेइंग कैपेसिटी पे बैंक को विश्वास था, ठीक है। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट भी एडवांसेस दिए जाते हैं कि मैंने अपनी LIC आपको असाइन कर दी कि अगर मैंने आपका लोन नहीं वापस किया तो LIC का जितना पैसा है आप रख लेना, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसमें LIC का पैसा आना भी आसान है, फॉर्मेलिटीज भी बहुत कम होती है। अगर मेरी LIC पॉलिसी का कोई नॉमिनी है उसको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं बैंक को ये पॉलिसी असाइन करूंगी, गिरवी रख दूंगी, तो नॉमिनी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बैंक को ये असाइन कर दी ना पॉलिसी, नॉमिनी तो अपने आप ही बीच में से हट जाता है। अगर मैं कल डिफॉल्ट करती हूँ, नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा, बैंक को मिलेगा। नॉमिनेशन तो अपने आप कैंसिल हो जाती है असाइनमेंट के टाइम की। नॉमिनेशन अंडर द पॉलिसी इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड इन द इवेंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। और मैं जो पर्सन हूं, जो प्रपोजर हूं, जो अपनी पॉलिसी गिरवी रख रही है, मेरा उस पॉलिसी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा जब तक उस पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ठीक है। और ये असाइनमेंट आप कैसे करते हो? पॉलिसी के पीछे साइन करके भी हो सकता है, या सेपरेट स्टैम्प पेपर पे साइन करके एक पर्सन को विटनेस बना के मैं अपनी पॉलिसी बैंक को असाइन कर सकती हूँ। ऐसे ही अब मुझे पता लग गया मैं गुड्स गिरवी रख सकती हूँ, मैं अपनी पॉलिसी असाइन कर सकती हूँ, मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी घर जायदाद वगैरह गिरवी रख सकती हूँ, मैं शेयर्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकती हूँ। वो जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर्स को एंड में डिविडेंड मिलता है। सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी शेयर्स वालों को होता है, तो इनकी डिटेल में नहीं जाना हमने। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों शेयर्स के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है। लिस्टेड अनलिस्टेड पे भी आपको लोन मिल जाता है। देखो, लिस्टेड शेयर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। अनलिस्टेड शेयर लिस्टेड नहीं होते, इसलिए इनके लिए रेडी मार्केट अवेलेबल नहीं होती है। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए रेडी मार्केट अवेलेबल नहीं होती है और इनका जो डिस्पोजेबल है मुश्किल होता है। लिस्टेड शेयर्स को रेडिली बैंक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं लोन देने के लिए, ठीक है। इनके अगेंस्ट डिमांड लोन भी दिया जा सकता है, ओवरड्राफ्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है। कोलेटरल के तौर पे भी इन्हें रखा जा सकता है। इनके लिए कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? प्लेज का। जो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उस पे मॉर्टगेज क्रिएट होगा, है ना। एडवांस अगेंस्ट शेयर्स पे प्लेज क्रिएट होगा। शेयर्स डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, कोई फिजिकल कॉपी नहीं होती। आजकल तो आपने देखा ग्रो ऐप में शेयर्स होते हैं, जीरोधा में आपके शेयर्स होते हैं, तो डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। फुली पेड शेयर्स होने चाहिए। कई बार क्या होता है, कंपनी के अगर मैंने शेयर्स खरीदे, एक शेयर 100 रुपए का है और मैंने 10 शेयर खरीदे, यानी कि 1000 रुपए के शेयर है मेरे पास, ठीक है। 100 रुपए का एक शेयर, मैंने 10 शेयर खरीदे। कंपनी कहेगी अभी ना तुम मुझे पर शेयर 50 रुपए दे दो, बाकी के 50 मैं बाद में मंगवा लूंगी। तो ये सिर्फ अभी 50 रुपए पेड है, तो ये फुली पेड शेयर नहीं है। आधे पेमेंट वाले शेयर्स के अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है, ठीक है।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोन शेयर्स के लिए भी आपको लोन नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जिट रूट मुश्किल होता है, इनको बेच के निकलना मुश्किल होता है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोन शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है। ठीक है, और बैंक को ना एक अपग्रेड अमाउंट बताना पड़ता है। बैंक शुड अपग्रेड अमाउंट दैट कैन बी लेड लेंड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर शेयर। तो एक बैंक बताएगा कि एक पर्टिकुलर शेयर के अगेंस्ट वो कितना लोन देंगे, ये भी उन्हें रेगुलर इंटरवल पे अपग्रेड करना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसे बोलते हैं कार्ड लिमिट, कि बैंक बताएगा इस शेयर के अगेंस्ट मैं इतना मार्जिन रख के इतना लोन दे सकता हूँ, इन शेयर्स के बदले में इतना लोन दे सकता हूँ। तो ये वो बताता है, बार बार अपग्रेड करता है, इसे कार्ड लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी लिमिट है शेयर होल्डिंग की कंपनीज में अंदर। अगर एक बैंक है वो कितने शेयर्स के अगेंस्ट लोन दे सकता है, उनमें भी ना एक लिमिट रखी हुई है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी बाय वे ऑफ मॉर्टगेज, प्लेज या एज एन एब्सोल्यूट ओनरशिप 30% ऑफ शेयर कैपिटल से ज्यादा उसमें होल्डिंग नहीं कर सकता है। 30% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी और 30% ऑफ इट्स ओन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व विच एवर इज लेस। तो एक कंपनी है, मान लो उसकी 10 लाख की कैपिटल है, ठीक है, 10 लाख की कैपिटल है, बैंक की कैपिटल है 20 लाख की, इन दोनों का 30%, इसका 30% हुआ 3 लाख, इसका 30% हुआ 6 लाख, विच एवर इज लेस, लेस क्या है, ये 3 लाख। तो मैक्सिमम कितना वो होल्ड कर सकते हैं कंपनी में बाय वे ऑफ प्लेज, मॉर्टगेज या एब्सोल्यूट ओनरशिप, 30% से ज्यादा बैंक किसी और कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हो सकते, चाहे प्लेज की फॉर्म में किसी ने उसके शेयर्स दिए हो, चाहे मॉर्टगेज की फॉर्म में, चाहे बैंक ने खुद खरीदे हुए हो। 30% से ज्यादा नहीं हो सकते उनकी बैंक कंपनी की शेयर कैपिटल या फिर बैंक की अपनी शेयर कैपिटल, विच एवर इज लेस। और ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, चाहे आप उनके अगेंस्ट शेयर्स के अगेंस्ट लोन दे रहे हो, चाहे आप अंडरराइटिंग कर रहे हो शेयर्स के लिए। ठीक है, फिर बात आती है द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ अ कंसोलिडेटेड बैंक। पहले हमने बात की है सोलो बैंक की, अब बात कर रहे हैं एग्रीगेटेड एक्सपोजर ऑफ अ कंसोलिडेटेड बैंक टू द कैपिटल मार्केट इन ऑल फॉर्म्स, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, शुड नॉट एक्सीड 40% of its worth as on March 31 of the previous year। तो एग्रीगेट एक्सपोजर कंसोलिडेटेड बैंक का पूरी कैपिटल मार्केट के प्रति कितना मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है, 40% हो सकता है। ठीक है, विद इन दिस ओवरऑल सीलिंग, इस ओवरऑल 40% सीलिंग के अंदर जो बैंक की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वेंचर कैपिटल के अंदर, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20% ऑफ इट्स नेटवर्थ। तो ये ना बहुत सारी परसेंटेजेस हैं, आपको पहले ध्यान देना है कि जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं उन्हें याद करो, ये परसेंटेज वाली चीजें कहीं लिख के रख लो कि थोड़ा बहुत आप आते जाते पढ़ते रहो, याद हो जाए, क्योंकि एकदम से तो ये जब चीजें याद करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर अगर आप किसी इंडिविजुअल को लोन देते हो क्योंकि उसने आईपीओ में पैसे डालने हैं, नायका जोमेटो का पिछले साल निकला है ना आईपीओ, पहली बार जब कंपनी शेयर्स ऑफर करती है उसे आईपीओ बोलते हैं। अगर कोई आपसे लोन ले रहा है आईपीओ के लिए तो कितना हो सकता है, कैन नॉट एक्सीड ₹10 लाख फॉर सब्सक्राइबिंग टू आईपीओ, चाहे शेयर्स खरीदनी हो, बॉन्ड्स खरीदनी हो, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, कुछ भी खरीदना हो, 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मार्जिन होता है 50%। ठीक है, क्रेडिट कब नहीं देना है बैंक ने, अगर एक कंपनी आपसे लोन ले रही है, क्यों, क्योंकि उसे किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए लोन नहीं दिया जाता। ठीक है, एनबीएफसी को नहीं दिया जाता अगर उन्होंने किसी को पैसे देने हैं इंडिविजुअल्स को आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि मेरा बैंक है वो किसी एनबीएफसी को लोन नहीं दे सकता अगर वो एनबीएफसी आगे उस लोन के लिए आईपीओ के लिए लोन देने वाली है। कि एक पर्सन गया एनबीएफसी के पास, वो बोलता कि मेरे को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, मुझे लोन चाहिए, एनबीएफसी दे, खुले मल से दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ये बैंक से लोन लेके एनबीएफसी फिर आगे आईपीओ के लिए लोन दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बैंक फाइनेंस टू असिस्ट एम्प्लॉयज टू बाय शेयर्स ऑफ देयर ओन कंपनी अंडर ईसॉप
90% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स और 20 लाख विच एवर इज लोअर। अगर एक बैंक असिस्ट करता है इंप्लॉई को कि तुम अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीद लो इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत, तो वो कितना लोन दे सकते हैं? 90% ऑफ द शेयर प्राइस ऑफ शेयर्स या 20 लाख विच एवर इज लोअर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी वेदर एज प्लेज, मॉर्टगेज और एब्सोल्यूट ओनर ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 30% of paid up capital of that company or 30% of paid up capital of the bank whichever is lower। यहाँ पे वो नहीं लिखा, तो 30% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड नहीं कर सकता है बैंक, चाहे प्लेज मॉर्टगेज की फॉर्म में हो चाहे खुद से ही खरीदे हो, 30% हो सकता है। सेम ऐसे ही डिबेंचर्स के अगेंस्ट भी लोन दे सकते हैं। डिबेंचर्स क्या होता है? अगर एक कंपनी है उसको पैसा रेज करना है, उसको पैसा उठाना है मार्केट से, या तो वो शेयर बेचेगा। शेयर जब आप बेचते हो, जब मैं एक कंपनी का शेयर खरीदती हूं तो मैं उस कंपनी की ओनरशिप का हिस्सा बन जाती हूँ, चाहे वो हिस्सा 0.0001% ही क्यों ना हो, लेकिन मैं कंपनी के 0.001% की मालिक बन जाती हूँ। लेकिन जब एक कंपनी डिबेंचर बेचती है तब वो एक तरीके से जनता से लोन लेती है, एक तरीके का लोन लेती है जनता से, डेट लेती है, उसे डिबेंचर बोलते हैं। तो डिबेंचर अगर मेरे पास पड़े हैं तो मैं उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकती हूँ, और ये डिबेंचर बैंक्स को पसंद है। क्यों? क्योंकि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना फिक्स रहता है। शेयर का प्राइस आज 120 है, कल 100 हो सकता है, कल 150, वैल्यू ऊपर नीचे होती है। डिबेंचर में पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होगा। अब डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। बेयरर डिबेंचर नेगोशिएबल भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो लिस्टेड डिबेंचर हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है डिबेंचर, उन्हें सेल करना भी इजी है। तो डिबेंचर्स को गिरवी रख के भी लोन लिया जा सकता है। फिर बुक डेट्स के अगेंस्ट भी लोन लिया जा सकता है। मान लो मेरी कंपनी है, वो बहुत सारा ना क्रेडिट पे सामान बेचती है, उधार पे सामान बेचती है। हम ये पढ़ चुके हैं, जब भी हम उधार पे सामान बेचते हैं तब हम क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़े हैं, जिनके अगेंस्ट हमें फ्यूचर में पैसा मिलना है, वो भी हमारी एसेट है, उन्हें भी हम गिरवी रख के अपने जो बिल रिसीवेबल्स हैं, जो हमारे बिल्स हैं, उनके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें अकाउंट रिसीवेबल बोल लो, बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज। जो ये हमारी बुक डेट्स हैं, इनके अगेंस्ट भी हमें लोन मिलता है। एक तो होता है कैसे हम बैंक से पैसे ले सकते हैं, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या होगा कि मैंने अपनी सारे जो जितने भी बिल रिसीवेबल है बैंक को दे दिए, बैंक मेरी तरफ से वो सारे पैसे वसूल लेगा। पहले बैंक मुझे पैसे दे देगा। मान लो मेरे पास 1 करोड़ के बिल रिसीवेबल पड़े, मैं बैंक को दूंगी कि ये पकड़ो, तुम इनके अगेंस्ट पैसा वसूल लेना, अभी मेरे को तुम अपना 5% कमीशन काट के 95% दे दो, 95 लाख मुझे मिल जाएगा 1 करोड़ के बुक डेट्स दे के, है ना। दूसरा तरीका है, मैं अपने सारे बिल रिसीवेबल बेच दूं बैंक को, उनको बोलते हैं फोरफिटिंग करना। मेरे ये जो 1 करोड़ के बिल रिसीवेबल हैं, मैंने बेच दिए बैंक को, उनके अगेंस्ट मेरे को पैसा मिल गया। ठीक है। दूसरा होता है, जो भी मेरी ये बुक डेट्स हैं, इन पे हाइपोथिकेशन करना। तो ये तरीके होते हैं कि जो भी मेरी बिल रिसीवेबल है, उनके अगेंस्ट भी बैंक मेरे को पैसा दे देता है। ये भी एक तरीका है। बिजनेसेस इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए, पैसा उठाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बैंक को पता है कि इनको तो पैसा मिलना ही है बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट कल। फिर इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग बुक डेट्स? बुक डेट्स फाइनेंस कैसे कर सकते हैं? फैक्टरिंग कर सकते हैं, फोरफिटिंग कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स ये भी कर सकते हैं। नेगोशिएशन जैसा तो मैंने कुछ बात ही नहीं करी, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो फैक्टरिंग में क्या होगा, मैंने अपनी बुक डेट्स दी कि तुम ये बुक डेट्स रखो और मुझे इसके अगेंस्ट तुम पैसा दे दो, जब पैसे आएंगे तुम रिकवर कर लेना अपने पैसे। फोरफिटिंग में क्या हुआ, मैंने अपनी बुक डेट्स बेच दी। ठीक है। तीसरा क्या हुआ, मैंने हाइपोथिकेशन क्रिएट कर दी अपनी बुक डेट्स पे कि अभी मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली बैंक से। ओवरड्राफ्ट बैंक ने मेरे को किस चीज के अगेंस्ट दिया है? बुक डेट्स के अगेंस्ट, कि कल अगर मैं ओवरड्राफ्ट नहीं पूरा कर पाऊंगी, अपना पैसे नहीं बैंक को वापस दे जाऊंगी, तो वो फिर हाइपोथिकेशन के अंडर मेरी सारी बुक डेट्स कॉन्फिस्केट कर लेंगे और वो फिर पैसा अपने पास रिसीव करेंगे सारा। ठीक है, चलिए
फिर मुझे टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन मिलता है, ये तो आपको पता है, बहुत आसान है। जो मेरे एफडी वगैरह मैंने बैंक के पास करा रखी है, आरडी करा रखी, मेरे क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है, उनके अगेंस्ट भी मेरे को लोन या ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। इसमें जो नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड होता है वो होता है प्लेज का, ठीक है। 90% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट तक का मेरे को लोन मिल सकता है, यानी कि अगर मेरी 1 करोड़ की एफडी है, मेरे को 90 लाख तक का लोन मिल जाएगा। डिपॉजिट जो है अगर वो माइनर के नाम पे है, अगर ये जो मेरा एफडी वगैरह है माइनर के नाम पे है, तो लोन सिर्फ नेसेसिटीज के लिए ही दिया जाएगा। सेम ऐसे ही लोन गोल्ड के अगेंस्ट भी दिया जाता है। गोल्ड के अगेंस्ट लोन जो दिया जाता है वो एग्रीकल्चर के लिए भी दिया जा सकता है, कि कोई किसान है उसने अपनी बीवी के गहने गिरवी रखे और एग्रीकल्चर के लिए लोन ले लिया। इवन नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी लोन दिया जाता है, ठीक है। जो बैंक्स हैं वो सिल्वर बुलियन डीलर्स को एडवांसेस देने से डिसिस्ट करते हैं, उन्हें नहीं देते हैं। इसमें भी जो नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड होता है प्लेज होता है, कि मैंने अपना गोल्ड बैंक को दे दिया, बैंक की पोजीशन में रहेगा जब तक कि मैंने लोन अपना वापस नहीं दे देती, बैंक को पैसा वापस नहीं दे देती। इसमें जो एलटीवी रेशो होती है 75% है, यानी कि अगर 1 लाख के गहने हैं 1 लाख के, तो मेरे को मैक्सिमम 75,000 तक का लोन मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा गोल्ड लोन पे, पर्पस ऑफ लोन पे डिपेंड करेगा, मैं किस पर्पस के लिए लोन ले रही हूँ उस पर्पस पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है, प्योर गोल्ड, रॉ गोल्ड, बुलियन गोल्ड के अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है। गहने वहने ठीक है, कल आप कहो कि ये लो हमारे पास तो ये रॉ गोल्ड पड़ा है, उसके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलेगा। इसमें भी बैंक जो है उसके पास राइट टू जनरल लियन आ जाता है। जो आपका गोल्ड है, अब आप देखो गोल्ड का गहना तो 14 कैरेट में भी बन जाता है, 18 में भी बनता है, 20 में भी बनता है, 22 में भी बनता है। तो गोल्ड की वैल्यूएशन करेंगे 22 कैरेट की वैल्यू के हिसाब से। पहले मेरे 14 कैरेट को 22 कैरेट की वैल्यूएशन में कन्वर्ट करके फिर वो डिसाइड करेंगे कि मेरे गोल्ड की वैल्यू कितनी है, उसके अगेंस्ट फिर लोन दिया जाएगा 22 कैरेट गोल्ड के अगेंस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग गोल्ड लोन। गोल्ड लोन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ऐसा तो नहीं है। फिल्मों में देख लो कितने किसान होते हैं जो अपने बीवियों के गहने गिरवी रख के लोन लेते हैं, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है आपका। आंसर है 2 और 3 के प्योर गोल्ड के अगेंस्ट लोन नहीं दिया जाता, बिल्कुल सही। 75% ऑफ वैल्यू ऑफ गोल्ड जितनी होती है उतना मैक्सिमम लोन सैंक्शन किया जाता है, ठीक है। अब एक ना गोल्ड लोन जब आप लेते हो, गोल्ड गिरवी रख के जब आप लोन देते हो ना, तब आपको बुलेट पेमेंट का ऑप्शन होता है, बुलेट रीपेमेंट का। बुलेट रीपेमेंट कब आपको मिलती है, जब आपका लोन 2 लाख से ज्यादा का नहीं है और 12 महीने से ज्यादा का नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर आपने गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया है, आप एक साथ पैसा नहीं दे सकते हो, आप किस्तों में पैसा नहीं भर सकते हो। आप क्या करोगे, मान लो मैंने ना 8 महीने के लिए गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया, तो 8 महीने मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे करूंगी, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं एंड में पे करूंगी इकट्ठा। यानी कि अगर मैंने 1.5 लाख का लोन लिया, तो ये 1.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट ना मैं 8 महीने खत्म होने के बाद पे करूंगी, 8 महीने मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे करूंगी। तो ये टाइप के जो रीपेमेंट होती है इसे बुलेट रीपेमेंट या बलून रीपेमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। कई बार तो कुछ बैंक्स इंटरेस्ट भी एंड में ही पे करने का ऑप्शन दे देते, लेकिन इसमें क्या होगा, मैं क्या करूंगी, एंड में मैं प्रिंसिपल पे करूंगी, बीच में मैं सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करूंगी। फिर आखिरी चीज आती है सप्लाई बिल्स। सप्लाई बिल्स क्या होते हैं, अगर मुझे सरकारी हाईवे बनाने का ठेका मिला है, ठीक है, तो अब मुझे एक साथ सारा पैसा नहीं मिलता होता, मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करूंगी, मैं अपना बिल सरकार के पास जमा कराऊंगी, उस बिल के अगेंस्ट मेरे को सरकार पैसा रिलीज करेगी। ये जो मैं बिल बना के देती हूँ सरकार को कि मैंने इतना काम कर दिया, मेरे को पैसा रिलीज करो, ये होते हैं सप्लाई बिल। इन सप्लाई बिल्स के अगेंस्ट भी बैंक्स लोन दे सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं गवर्नमेंट या पीएसयू के साथ ट्रांजेक्शन करती हूँ, मैं उनके लिए कोई ठेका लेती हूँ, किसी काम का ठेकेदारी मिलती है, तो वहां पे सप्लाई बिल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना एडवांसेस बैंक उन्हीं को देता है जिन्हें इन कामों का एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें एक्सपीरियंस है सरकार के साथ काम करने का, जिन्हें सारी गवर्नमेंट रेगुलेशन के बारे में पता है, उन्हें ही सप्लाई बिल्स के अगेंस्ट लोन दिए जाते हैं। इसमें बैंक जो है
एक इररिकवेबल पावर ऑफ अटर्नी भी ले सकता है सप्लायर से कि जो भी पैसा है वो तेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास आएगा। और इसको ये जो इररिकवेबल पावर ऑफ अटर्नी है इसे रजिस्टर भी करवाया जाता है सरकार के पास। ठीक है, अगर मेरे को ठेका मिला था हाईवे बनाने का और मैंने जनरेट किए सप्लाई बिल्स जिनके अगेंस्ट मुझे सरकार से पैसा मिलना है, ये बिल्स मैं बैंक को दे दूंगी, बैंक मेरे को लोन दे देगा। इसमें बैंक पावर ऑफ अटर्नी भी मुझसे ले सकता है कि अब जो भी पैसा आएगा मेरे पास आएगा। ठीक है, इसमें दो टाइप के बिल्स जनरेट होते हैं सप्लाई बिल्स, एक होते हैं इंटरिम बिल, एक होते हैं फाइनल बिल। इंटरिम बिल क्या होता है, अब हाईवे बनाने का काम मान लो 3 साल चलना है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी पेमेंट बीच में जो मिलती रहेगी बिल के अगेंस्ट वो होगी इंटरिम बिल। तो मेरी 80 to 85% जो पेमेंट होगी ना मुझे इंटरिम बिल से मिलेगी। फिर जब हाईवे बन जाएगा सरकार सारा काम चेक करेगी कि क्या सब कुछ सही से है। जब सारा कुछ चेक हो जाएगा तब जो मेरे आखिरी के 10-15% बचे होंगे, 15-20%, वो फिर सरकार मेरे को रिलीज कर देगी फाइनल बिल के अगेंस्ट। तो इन सब के अगेंस्ट भी लोन मिल जाता है। व्हीकल फाइनेंसिंग हम पढ़ चुके हैं कि पर्सनल या कमर्शियल पर्पस के लिए व्हीकल की फाइनेंसिंग करवाई जा सकती है, लोन लिया जा सकता है। ठीक है, और जो लोन होगा वो उसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होगा हाइपोथिकेशन की फॉर्म में। और लोन जो है, लोन अगेंस्ट व्हीकल शुड बी फॉर अ टेन्योर लेस देन द यूटिलिटी लाइफ ऑफ द व्हीकल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी गाड़ी की लाइफ 10 साल है, मैंने लोन ले लिया 15 साल से, नहीं, उससे कम टेन्योर का मेरा लोन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे होमवर्क क्वेश्चन है जिनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे कि अगर गोल्ड एक्सेप्ट होता है एज अ कोलेटरल तो वो कितने कैरेट पे वैल्यू होता है, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर ऐसे कौन से टाइप के लोन होते हैं जिसमें डेट ऑब्लिगेशन एंड में सिंगल पेमेंट लमसम में रीपे होती है मैच्योरिटी पे, प्रिंसिपल अमाउंट एंड में पे होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। ये जो होमवर्क क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।